फाइनेंस फॉर नॉन फाइनेंस प्रोफेशनल के सेशन नंबर 2 में आपको वेलकम किया जाता है। इस सेशन में हम देखेंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ओवरव्यू करेंगे। इसमें कौन से कंपोनेंट्स आते हैं एंड उनकी क्या वैल्यू है और वो क्यों लाजमी है एक नॉन फाइनेंस प्रोफेशनल के लिए जानना। सबसे पहले पर्पस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। पर्पस इसलिए कि आप कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ को डिटरमिन करने के लिए आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की नॉलेज लेना लाजमी होती है। किसी भी कंपनी को एनालाइज करने से पहले, उसकी फाइनेंशियल हेल्थ वगैरह को जानने से पहले आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की नॉलेज लेना लाजमी होती है। ये आपको डिसीजन मेकिंग में हेल्पफुल होती है। इसकी बेसिस पे आप डिफरेंट रेशियोज़ कैलकुलेट होते हैं, उनके बाद आप एनालाइज करते हैं किसी भी कंपनी को क्या ये बेहतर परफॉर्म करी है एंड उनकी ग्रोथ कितनी रही है, लास्ट ईयर्स के मुकाबले में उन्होंने कितना एसेट्स जनरेट किए हैं, कितने एसेट्स में से उन्होंने लायबिलिटीज़ को पे ऑफ किया है। ये सब डिफरेंट रेशियोज़ वगैरह मैनेजमेंट कैलकुलेट करती है और वो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के लिए अलग अलग मीनिंगफुल शो होते हैं। तो ये एक लाजमी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज किया जाता है ताकि एक रेशनल डिसीजन मेकिंग बन सके। जो सबसे पहले जो क्वेश्चंस आते हैं, व्हाट आर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स 5 टाइप की होती हैं। नंबर 1 इनकम स्टेटमेंट, नंबर 2 बैलेंस शीट, नंबर 3 कैश फ्लो, नंबर 4 चेंजेस इन इक्विटी, नंबर 5 नोट्स टू द अकाउंट्स। जो इनकम स्टेटमेंट्स हैं वो शो करते हैं हमें कि रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस को अगर माइनस किया जाए तो कितना प्रॉफिट हमारा जनरेट हुआ है एक साल के एंड में। एक साल के एंड में हमें आइडिया हो जाता है कितना हमने कैश जनरेट किया है, कितने हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आए और कितना हमने सेल किया था, ताकि नेक्स्ट ईयर के लिए हम एक फोरकास्ट कर सकें कि हमारे आगे कितने हो सकते हैं प्रॉफिट, कितने हो सकते हैं लॉसेस, कितने चांसेस हैं। और वो इम्पोर्टेंट इसलिए है ताकि हम एक प्रॉपर रेशनल डिसीजन मेकिंग कर सकें। जो मेन मकसद इस कोर्स का यही है कि आपको एक रेशनल इन्वेस्टर बनाया जाए, रेशनल डिसीजन मेकिंग के लिए आपको हेल्पफुल किया जा सके। एक नॉन फाइनेंस प्रोफेशन से बिलोंग करते हुए एक आपको फाइनेंस के टर्म्स और नॉलेज वगैरह इतनी हो कि आप रेशनल डिसीजन मेकिंग कर सकें, ना कि आप स्पेकुलेशन की बेसिस पे या सट्टे के बेसिस पे आप कोई डिसीजन मेकिंग ले लें। जो 3 मेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो हैं इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट क्योंकि एक परफॉर्मेंस शो करती है ओवर ऑफ पीरियड ऑफ टाइम, वो रेवेन्यू, एक्सपेंसेस एंड प्रॉफिट की बेस पे डिसीजन मेकिंग में हेल्पफुल करती है। एक इन्वेस्टर के लिए एट द ईयर एंड उनको जानना लाजमी है कि आपकी जो नेट प्रॉफिट है वो कितनी आई है, नेट प्रॉफिट मार्जिन कितने आए हैं और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कितने आए, और डिफरेंट रेशियोज़ वगैरह इसकी बेसिस पे कैलकुलेट किए जाते हैं। एंड नंबर 2 है जो है बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को शो करती है, एक स्नैपशॉट होती है। आपको ईयर एंड पे आपको डिसाइड किया जाता है कि आपके एसेट्स का बैलेंस कितना है। ये एट द एंड ऑफ ईयर के आखिरी लास्ट डे पे आपके पास कितना कैश अवेलेबल है, आपके पास कितने एसेट्स अवेलेबल हैं, करंट एसेट्स कितने अवेलेबल हैं, नॉन करंट एसेट्स कितने अवेलेबल हैं, एंड शेयर होल्डर्स के इक्विटी कितना बैलेंस पेंडिंग है, लायबिलिटीज़, करंट लायबिलिटीज़ कितनी है, नॉन करंट लायबिलिटीज़ कितनी है। एक स्नैपशॉट प्रोवाइड करती है बैलेंस शीट आपको। जो नंबर 3 कैश फ्लो स्टेटमेंट है, हम लास्ट सेशन में भी डिस्कस करके आ चुके हैं कि कैश फ्लो इसमें शो करते हैं इनफ्लो एंड आउटफ्लो कितना कैश का हुआ है। सिर्फ और सिर्फ इसमें कैश की ट्रांजैक्शंस को शो किया जाता है ताकि एट द एंड आपको पता चल सके कि आप जितना कैश आपके पास बैलेंस शीट में शो हो रहा है आपका कितना उसमें से ऑपरेशन में से शो आपका आया है एंड कितना आपका इन्वेस्टिंग में से आया है, कितना आपका फाइनेंसिंग में से आया है। ये सब चीज़ें आपका एट द एंड ऑफ ईयर के लिए लाजमी होता है ताकि आपको कैश का बैलेंस तो शो हो रहा है बट आपको मेन कैलकुलेशन शो करना लाजमी होता है कि आपके पास कैश तो अवेलेबल है बट कितना आपका अपना है, कितना आपका किसी और से लेके आपने कैश यहाँ पे जमा किया हुआ है। इनकम स्टेटमेंट को हम ज़्यादा डीपली अगली पिक्चर में हम देखेंगे। यहाँ पे सिर्फ ये बताया गया कि एक बिजनेस परफॉर्मेंसेस को
ओवर द टाइम ऑफ पीरियड हम किस तरीके से एनालाइज कर सकते हैं। ये प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस वगैरह इसकी बेसिस पे किए जाते हैं। इसमें हम देखते हैं कि कैसे डिफरेंट इन्वेस्टर्स इसकी बेसिस पे फैसले करते हैं, डिसीशंस लेते हैं। डिफरेंट इन्वेस्टर्स इसको मद्देनज़र रखते हुए किस तरीके से वो फोरकास्ट निकालते हैं, वो हम इस पे देखेंगे इनकम स्टेटमेंट पे। इनकम स्टेटमेंट आपको शो करती है कि इसके अंदर रेवेन्यू कितना जनरेट हुआ है, आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना हुआ है, आपको रेवेन्यू जनरेट करने के लिए आपके पास ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितने हैं, आपको एट द एंड ऑफ ईयर आपने कितना नेट इनकम जनरेट किया है। जो की कंपोनेंट्स जो इनकम स्टेटमेंट के होते हैं वो होते हैं नंबर 1 रेवेन्यू, जिसको हम सेल्स भी कहा जाता है। रेवेन्यू जो फिगर होती है वो आपकी टोटल फिगर होती है, जिसमें से बाकी सारे अखराजात, एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के एक्सपेंसेस वो सारे माइनस किए जाते हैं, ताकि एट द एंड आपको पता चल सके नेट इनकम आपकी कितनी जनरेट हुई है। एक सिंपल लेमैन टर्म्स में हम अगर इसको देखें, आपने पूरे दिन के अंदर कितना अर्न किया है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 1400 अर्न किया है और आपके पास जो अर्न करने के लिए आपको एक्सपेंसेस कितने लगे हैं। आपके पास एक्सपेंसेस जो है बाकी सारे एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद आप देखेंगे शाम को आपके पास नेट इनकम कितनी बची। 230 रुपीज़ अगर आपके पास $230 अगर आपके पास बच जाते हैं तो आप इसको कहेंगे नेट इनकम। आपके पास कैश तो 1400 का आया था, बट उसको जनरेट करने के लिए आपके पास कुछ एक्सपेंसेस भी जनरेट हुए हैं। तो एक्सपेंसेस वगैरह जो है वो पे ऑफ करने के बाद आपके पास ये फिगर नेट इनकम की जो है वो 230 की आ जाती है। 230 के जो है वो शेयर होल्डर्स इस फिगर की बेसिस पे अपने डिसीशंस लेते हैं। इसकी फिगर को देखते हुए वो अपने डिसीशंस लेते हैं ताकि एक रेशनल डिसीजन मेकिंग शो कर सकें। जो इसके बेसिस पे डिफरेंट रेशोज़ कैलकुलेट किए जाते हैं, लाइक ऑपरेटिंग मार्जिन, जैसे हमने पीछे डिस्कस किया था। ऑपरेटिंग मार्जिन्स, नेट प्रॉफिट मार्जिन्स जो सेल्स की बेसिस पे हम शो करते हैं, जो कि सेशन नंबर 4 में हम डिस्कस करेंगे कि कौन से टूल्स एंड टेक्निक्स, कौन से फार्मूलाज वगैरह इस पे लग सकते हैं एंड क्या क्या इसके बेसिस पे एनालिसिस वगैरह हम कर सकते हैं। आइए अब बैलेंस शीट का ओवरव्यू कर लेते हैं। बैलेंस शीट जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि एक स्नैपशॉट होती है फाइनेंशियल हेल्थ की। इसमें शो किया जाता है कि आपके पास लायबिलिटीज़ कितने हैं, आपके पास एसेट्स कितने हैं, आपके पास शेयर होल्डर्स इक्विटी का बैलेंस कितना है। ये एक अकाउंटिंग इक्वेशन जिसको नाम दिया गया है एसेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस इक्विटी, ये हमेशा इक्वल होनी चाहिए ताकि आपकी बैलेंस शीट एट द एंड ऑफ ईयर आपकी टैली हो सके। अकाउंटिंग मोस्टली बेस करती है डबल रिकॉर्ड कीपिंग की बेसिस पे, और ये अकाउंटिंग इक्वेशन जो है हमेशा टैली होनी चाहिए ताकि आप बैलेंस शीट की फिगर्स वगैरह जब भी देखेंगे बैलेंस शीट के अंदर हमेशा ये इक्वेशन टैली होगी। लायबिलिटी और इक्विटी को ऐड करेंगे तो एसेट्स के बैलेंस के इक्वल होने चाहिए हमेशा। जो कंपोनेंट्स हैं इसमें एसेट्स हैं। एसेट्स के अंदर दो टाइप के हमें एसेट्स हो रहे हैं, एक करंट एसेट्स, एक हो रहे हैं नॉन करंट एसेट्स। जो करंट एसेट्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ 1 साल के लिए यूज़ होते हैं एंड 1 साल के लिए अगर वो अवेलेबल हों हम उसको नाम देते हैं करंट एसेट्स का। करंट एसेट्स जिनमें कैश आ जाता है जो कि हमने 1 साल के वर्किंग के बाद हमने जनरेट किया है। दूसरा अकाउंट रिसीवेबल वगैरह आ रहे होते हैं, इन्वेंट्री आ रही है, हमने 1 साल के अंदर वो जनरेट किया है और ये 1 साल के अंदर हमें पे ऑफ हो गया है। जो नॉन करंट एसेट्स हैं वो जो 1 साल से ज़्यादा हमें बेनिफिट दे, 1 साल से ज़्यादा हमें उसके ऊपर एक्सपेंसेस वगैरह इनकर होते हो तो हम उसको कहते हैं नॉन करंट एसेट्स। जो नॉन करंट एसेट्स में लैंड है, लैंड को आप 1 साल के अंदर कैलकुलेट नहीं करते क्योंकि वो इसका अल्टीमेट जो बेनिफिट है आपको डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम में आपको शो होता रहेगा। फॉर एग्जांपल आपने 2024 में परचेज़ किया तो इसका जो बेनिफिट है वो आपको 2030-40 तक आपको शो होता रहेगा। तो आप इसको 1 साल के लिए कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। जो
इक्विपमेंट है, इक्विपमेंट आपने कोई भी परचेज़ कर लिया, वो 1 साल के लिए यूज़ नहीं होता है, वो मोस्टली 5 to 10 ईयर्स, 15 ईयर्स, 20 ईयर्स। अगर बेनिफिट आप इतने में ले रहे हैं तो आप कोई भी कॉस्ट 1 साल के लिए आप इनकर नहीं करेंगे, उसको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप इसको डेप्रिशिएट, एमोटाइज आप करते रहेंगे। डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट है कि आपने 1 साल के अंदर कितना आपने इक्विपमेंट को यूज़ किया है या कितना आपने एसेट्स को यूज़ किया है, वो है उसको कॉन्सेप्ट कहा जाता है डेप्रिसिएशन का। एंड उसके बाद लाइबिलिटीज़ का कॉन्सेप्ट है। लाइबिलिटीज़ में भी सेम कॉन्सेप्ट है, करंट लाइबिलिटीज़ एंड नॉन करंट लाइबिलिटीज़। जैसे हमने एसेट्स में कहा कि 1 साल में आप बेनिफिट लेंगे तो वो आपका करंट एसेट्स है। लाइबिलिटीज़ में भी सेम है, अगर आपके जो लाइबिलिटीज़ हैं वो 1 साल के लिए तो वो उसको हम करंट लाइबिलिटीज़ में इन्वॉल्व करेंगे, और जो 1 साल से ज़्यादा है, लाइक 5 ईयर्स to 10 ईयर्स और उससे भी ज़्यादा के लिए, तो हम उसको नॉन करंट लाइबिलिटीज़ में कंसीडर करेंगे। करंट लाइबिलिटीज़ में अकाउंट्स पेबल है, जैसे डेली के डेली लेन देन वगैरह किसी के बिज़नेस की हो रही है तो उसको हम अकाउंट्स पेबल वाली टर्म्स लिखेंगे। सैलरीज पेबल 1 साल के लिए जो सैलरीज, एम्प्लॉयज़ की सैलरीज हैं वो हमने देनी है, तो वो सैलरीज पेबल आ जाएगी और वो करंट लाइबिलिटीज़ के अंदर इन्वॉल्व होगी। जो नॉन करंट लाइबिलिटीज़ हैं, नॉन करंट लाइबिलिटीज़ में नोट्स पेबल हो गए, जो आप किसी दूसरे ईयर के लिए भी आपने पे करना है, सिर्फ 1 साल के लिए पे नहीं करना, आपने डिफरेंट ईयर्स में आपको पे करना होगा, तो इसको कहा जाता है नॉन करंट लाइबिलिटीज़। जो नंबर 3 है स्टॉक होल्डर सिक्योरिटी, लाइक इसको हम ये बोल सकते हैं कि इन्वेस्टर्स की इन्वेस्टमेंट कितनी है, इन्वेस्टर ने कैपिटल अपना कितना यूज़ किया है, इसको कहा जाता है स्टॉक होल्डर सिक्योरिटी। स्टॉक होल्डर सिक्योरिटी में ये कैपिटल स्टॉक आ जाएगा कि उन्होंने कितना कैपिटल इन्वेस्ट किया हुआ है, उसके बाद उनके रिटेन अर्निंग्स वगैरह कितनी है, लाइक डिफरेंट ईयर्स की रिटेन अर्निंग्स वगैरह इसमें शो होती हैं, कितनी उन्होंने अर्निंग की थी, कितनी इस टाइम इस साल में उनके पास अवेलेबल है। जैसे हमने इक्वेशन पढ़ी थी, अकाउंटिंग इक्वेशन, एसेट्स इज इक्वल्स टू लाइबिलिटीज़ प्लस इक्विटी, शेयर होल्डर इक्विटी। जैसे यहाँ पे 1206 एसेट्स के अंदर शो हो रहा है, एसेट्स के अंदर तो करंट एसेट्स प्लस नॉन करंट एसेट्स को मिला के 1206 जैसे शो हो रहा है एसेट्स के अंदर। अभी जो टोटल लाइबिलिटीज़ हैं 577 प्लस 629 ऑफ द शेयर होल्डर सिक्योरिटी, दोनों को ऐड करेंगे, ये जो अल्टीमेट फिगर आ जाएगी 1206, ये आगे टोटल लाइबिलिटीज़ एंड स्टॉक होल्डर सिक्योरिटी। ये हमने इक्वेशन पढ़ी थी, टोटल एसेट्स इज इक्वल टू टोटल लाइबिलिटीज़ एंड स्टॉक होल्डर सिक्योरिटी, ये हमेशा टैली होने चाहिए। एंड नंबर 3 है कैश फ्लो स्टेटमेंट, क्योंकि ये नाम से ज़ाहिर होता है कैश इन एंड कैश आउट। हमारे पास जो बैलेंस शीट में लास्ट पेज पे हमने देखा कि बैलेंस शीट में हमारे पास जो कैश की फिगर आ रही थी, लाइक 22,000 हमारे पास कैश शो हो रहा था, कि अभी हमें सिर्फ ये शो हो रहा है कि आपके पास 31 दिसंबर को आपके पास कैश इतना अवेलेबल है 22,000, बट आपको ये नहीं पता कि आपका कितना आपने ऑपरेशन से जनरेट किया है, कितना आपने लोन लेके जनरेट किया है। आपके पास शाम को एट द एंड ऑफ ईयर आपके पास बैलेंस तो शो हो रहा है कैश का, बट ये शो नहीं हो रहा आपका कितना अपना कैश है और कितना आपने किसी और से लोन लेके ये आपके पास कैश अवेलेबल है। इसलिए हमें एक तीसरी स्टेटमेंट बनाते हैं जिसको कहा जाता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। इसमें 3 एक्टिविटीज़ होती हैं, एक ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। इसमें अलग अलग फिगर्स आते हैं जो हमें एट द एंड ऑफ ईयर हमें शो करते हैं कि हमने ऑपरेशंस के ज़रिए हमने इतना कैश जनरेट कर लिया, फाइनेंसिंग के ज़रिए हमने इतना कैश जनरेट कर लिया, इन्वेस्टिंग के लिए हमने इतना कैश जनरेट कर लिया। ये लाजमी इसलिए होता है कि इससे एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का एलिमेंट जो है वो हमें इससे नज़र आता है कि कंपनी के अंदर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कितनी है।
ये सबसे पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ है। की कंपोनेंट्स ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ होती हैं। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ लाइक आपको जितना कैश जनरेट हुआ है, आपने बिजनेस जितना किया है, आपके पास जो कैश आया है वो ऑपरेशन से कितना है, आपने एक्सपेंसेस वगैरह दे दिए, आपके पास टोटल जो कैश आ रहा है लाइक डेप्रिसिएशन वगैरह को दो डिफरेंट मेथड्स के ज़रिए डेप्रिसिएशन वगैरह कैलकुलेट करके आपको कितना शो हो रहा है जो कैश के अंदर, वो है ऑपरेशंस के ज़रिए आपको पता चलेगा। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस है, इन तीनों का बैलेंस ऐड किया जाता है। एट द एंड ऑफ ईयर आपको पता चलता है कि आपका जो कैश है वो टोटल कितना जनरेट हुआ है, एंड जो फिगर उसमें बैलेंस शीट के अंदर चली जाती है वो अल्टीमेटली इन तीनों को ऐड करने के बाद हमें मिल जाती है कि यहाँ से बैलेंस आए और वहाँ से वो बैलेंस शीट के अंदर इन्वॉल्व हो गया है। अभी कंक्लूजन में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम मोस्टली हमें हेल्पफुल होती है डिसीजन मेकिंग के लिए। डिसीजन मेकिंग अभी हमने जैसे देखा कि एक इन्वेस्टर है, इन्वेस्टर को नेट प्रॉफिट अगर फिगर शो नहीं होगी तो कभी भी अपने डिसीजंस वगैरह इसमें शो नहीं कर पाएगा। एंड एक जो कंपनी के अंदर मैनेजमेंट है वो फोरकास्ट प्रॉपर नहीं कर पाएगी अगर वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में उनको फिगर्स वगैरह प्रॉपरली शो ना हो। एंड बैलेंस शीट में आपके पास अगर कैश अवेलेबल नहीं होगा, शो नहीं होगा, तो आप एक डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाएंगे कि कौन से डिपार्टमेंट को कितना कैश एलोकेट करके देना है, हमारे पास कितने इक्विटी अवेलेबल है, कितनी हमारी लाइबिलिटीज़ है। हमने पूरा कैश वगैरह तो लाइबिलिटीज़ में पे नहीं कर देना, हमने कुछ कंपनीज़ के ऑपरेशंस के लिए भी यूज़ करना है। तो इसलिए डिफरेंट रेशोज़ जो हैं वो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बेसिस पे बनाए जाते हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेन कॉन्सेप्ट्स हैं ताकि वो एक किसी भी एनालिसिस वगैरह के लिए पहुंचने के लिए, एक रिज़ल्ट पे पहुंचने के लिए, कंक्लूजन पे पहुंचने के लिए आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी पड़ेंगी। इससे आपको ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़ कंपनी के लिए कितने जनरेट हो रही हैं आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट से आइडिया हो जाएगा। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपकी प्रॉपर आपने नहीं बनाई हुई, उसके बेसिस पे एनालिसिस आपने नहीं किया हुआ, तो कोई भी रैशनल इन्वेस्टर इस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहेगा। इसलिए डिफरेंट इसके स्टैंडर्ड्स हैं लाइक IFRS, US GAAP, वो इसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को मेक श्योर करते हैं कि हर कंपनी लाजमी बनाए। होप दिस सेशन वाज हेल्पफुल। थैंक यू सो मच।